निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी ही देर के बाद खबर आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करने जा रहे हैं और जो IMF के साथ मुआहदा हो चुका है, जो अब पहली किस्त मिलेगी इस हुकूमत को, जिसके जाने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, सो उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम को एतमाद मिलेंगे। ख़ास तौर पर कल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मसरूफियात हैं, मुख्तलिफ़ सेरेमनीज़ में वो जा रहे हैं, तख्तियाँ लगा रहे हैं, फ़ीते काट रहे हैं, इनाग्रेशंस कर रहे हैं, स्कीमों का आगाज़ कर रहे हैं, लोगों में, नौजवानों में ख़ास तौर पे लैपटॉप स्कीम बांटी है, इस्लामाबाद में बांटी है, पेशावर में बांटी है, फिर फ़्लाईओवर का इफ्तिताह किया है, फिर दीगर कुछ सेरेमनीज़ में गए हैं। तो उनकी जो फुर्तियाँ हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो तेज़ियाँ हैं, जिस तेज़ी के साथ, जिस फुर्ती के साथ वो मुख्तलिफ़ तकारीब में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इफ्तिताह कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सेरेमनीज़ के साथ खिताब कर रहे हैं, लग यही रहा है कि हुकूमत के जाने के दिन करीब आ गए हैं। और जाने से पहले पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परफॉर्मेंस का, कारकर्दगी का जितना बयानिया बना सकते हैं, जितनी प्रेजेंस ले सकते हैं, ना सिर्फ आवाम के दरमियान बल्कि मीडिया के थ्रू भी, उसकी कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं। और आज वज़ीर आज़म के कौम से खिताब जो है वो मामला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जहाँ पर वो अपेरेंटली बताएंगे कि IMF का मुआहदा लेने के लिए उनकी हुकूमत ने कितनी चाफिशानी के साथ काम किया, कितने पापड़ बेले, और इस वक्त मुआशी सूरत हाल कितनी ख़राब है, और उस ख़राब मुआशी सूरत हाल के अंदर भी IMF का प्लान ले लेना। और फिर जाहिर है हुकूमत के जाने के दिन चूँकि करीब आ गए हैं, सो हो सकता है मुमकिन तौर पे, क्योंकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुमकिन तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये भी बताएं कि इस मुश्किल सूरत हाल में आवाम को जो महंगाई से रिलीफ नहीं मिल सका, जो बेरोज़गारी रही, या मईशत की जो एक अबतर सूरत हाल रही, तो उसकी ज़िम्मेदार माजी की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरह से रही। तो इसी टॉपिक पे प्रोग्राम में आज पहले बात करेंगे कि अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में क्या शहबाज शरीफ आवाम को, कौम को वाकई एतमाद में ले सकते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून वाकई आवाम का, कौम का, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के ऊपर जो खोया हुआ एतमाद है वो बहाल करने में इन चंद दिनों के अंदर, ख़ासतौर पे इस आखिरी महीने के अंदर कामयाब हो सकती है? और इस 1 महीने में जितनी फुर्तियाँ, जितनी तेज़ियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिखा रहे हैं, क्या ये कैटापुल्ट हो सकता है? क्या ये कैपिटलाइज हो सकता है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? और इलेक्शन कैंपेन की जहाँ तक बात है, नवाज शरीफ के वापस आने की फ़िलहाल तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, और हुकूमत की बल्कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने कल अनाउंस किया कि 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। 12 अगस्त को अगर कौमी असम्बली चली जाती है तो फिर 2 दिन बाद तक हुकूमत कैसे रहेगी, सिवाय इसके कि जब तक इंटरिम सेटअप, जब तक इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हलफ नहीं उठाते, तब तक शहबाज शरीफ ही मेक शिफ्ट वज़ीर आज़म रहेंगे। तो वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हुकूमत अब जाने वाली है, 1 महीने से कम का वक्त रह गया है, उसके बाद इलेक्शंस होने हैं, अक्टूबर या नवंबर में होने हैं, मामलात बहुत तवील हैं, नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है, होनी है, नाअहली का ख़ात्मा हो सकता है, होना है। तो लगता है कि वक्त बहुत कम रह गया है। और क्या नवाज शरीफ अमली तौर पे पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकेंगे इलेक्शंस के लिए, 2023 के इलेक्शंस के लिए? और ना सिर्फ अमली तौर पे बल्कि क्या प्रैक्टिकली वो प्रीमियरशिप की दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं? ये एक सवाल है जिसको आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव हो गई है। मुराद अली शाह ने 2 दिन पहले अभी बयान दिया था। एक बार फिर पीपल्स पार्टी इस बात पे ज़ोर दे रही है कि बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? और वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़ाहिर नंबर्स दरकार होते हैं, तो नंबर्स क्या पीपल्स पार्टी इकट्ठे कर सकती है? क्या जरदारी का मैजिक
यहाँ पर काम दिखा सकता है, इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अब मुस्तकबिल क्या होगा अपकमिंग सिनेरियो में। और आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी, जाहिर है जब उन्होंने देखा है कि हुकूमत जारी है, एक सिंकिंग शिप है, तो छलांग लगा दी है और वज़ीर आज़म के 2 मुआविनीन खुसूसी जिनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है, ओन चौधरी, नोमान लंगड़याल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, हुकूमत से अलग हो गए हैं, PDM इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो गए हैं। तो क्या ये इससे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि IPP अपनी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी क्या बनाएगी? क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ जा सकती है इत्तेहाद में, या पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, और कितनी सीटें IPP निकाल सकती है ख़ासतौर पर पंजाब में? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इन तमाम सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और आज प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी नज़र होती है इनके मामलात पे, पाकिस्तान की सियासत के। सो इनसे आज सवाल जवाब करते हैं और इनसे इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, खरा सच के नाम से PNN पे अपना प्रोग्राम करते हैं। मंसूर अली ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं हम TV पे हम देखेंगे के नाम से। और इरशाद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, 92 ग्रुप के साथ इस वक्त वाबस्ता हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब पहले आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, 12 अगस्त को तो कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। अगर पहले तोड़ देते हैं असम्बली 8 या 10 को या 12 से पहले तो एक अलग बात है, बट 12 अगस्त को ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी, और आज जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करना है, तो क्या कौम को एतमाद में ले सकते हैं अपने इस लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, या मुस्लिम लीग नून कौम को एतमाद में ले सकती है अपने परफॉर्मेंस पे? रीजा जी, पहले तो आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का भी कि आप लोग हमें ले रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं एक बात बताऊं कि 12 तारीख को ये हुकूमत का मुद्दत खत्म हो रही है। 14 तक शहबाज शरीफ साहब कैसे रहेंगे मुझे इसका नहीं पता आईनी तौर पे। अगर वो ये कहते हैं कि नए वजीर आजम के आने तक तो उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, आई थिंक तब चेयरमैन सेनेट को ऑफिशिएटिंग वजीर आजम हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं। लेकिन शायद वो 14 अगस्त की परेड जो है उसकी सलामी लेना चाहते हैं, वो उनकी ख्वाहिश है, तो उसका तो ख्वाहिशों के ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो मर्जी करे। जहां तक आज के खिताब का ताल्लुक है तो आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो खिताब कर रहे हैं, या रोज मंसूर के कप्तान भी खिताब करते हैं या और लोग खिताब करते हैं, ये लोगों का इन सब से एतबार उठ गया है। लोग भी समझ, कल मेरे प्रोग्राम में कॉलर ने मुझे ये कहा कि जी ये पौने घंटे के खिताब में आधा घंटा एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, 5 मिनट अवाम की बात करते हैं और 10 मिनट अपनी तारीफें बांधते हैं, और अगर टाइम बच गया तो उसे बताते हैं कि आइंदा इन्होंने क्या करना है। तो बड़ी खूबसूरती से उसने इसको बाइफरकेट कर दिया। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, और जो इसहाक डार साहब ने ट्वीट्स भी की जैसे कि हमें IMF से पैसे मिल गए, ये कौम को मुबारकबाद हो, तो मैं तो इसको मुबारक घड़ी नहीं समझता, मैं तो इसको बड़ा अलमिया समझता हूँ कि हम उधार भी मांगे, हम उधार भी लें, और हम कहें कि हम गयूर कौम है। तो ये दोनों, ये एक ऑक्सीमोरॉन है, एंड इट डजंट गो अलॉन्ग विद ईच अदर। मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे अहम डेवलपमेंट होने वाली है, मैं अभी कुछ देर पहले मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम हम देखेंगे, उसमें कर रहा था बात, वो चीफ जस्टिस की तरफ है कि चीफ जस्टिस ने 5 फैसले तो दे दिए हैं, और उन 5 फैसलों की डिटेल जजमेंट नहीं आई है, और वो आएगी इस हुकूमत के जाने के बाद, और उस वक्त इनके पास पार्लियामेंट भी नहीं होगी, हुकूमत भी नहीं होगी, काबीना भी नहीं होगी, और फिर ये अपना तोड़ भी नहीं कर सकते, बचाव भी नहीं कर सकते। तो मुझे अगले 1 महीने में बहुत ज्यादा खिंचातानी नजर आ रही है, बिहाइंड द डोर्स मुझे वर्किंग नजर आ रही है। जहां तक मियां नवाज साहब का ताल्लुक है, तो एक बात लेकिन मुबश्शिर लुकमान साहब, नवाज शरीफ वाला जो जवाब आप देना चाह रहे हैं डिटेल में दीजिएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आप कह रहे हैं, वहां पर भी तो तब्दीली आने वाली है ना गर्मियों की छुट्टियों के बाद। अब तो उससे पहले उन्होंने अपनी जजमेंट तो देनी है ना, जजमेंट तो देनी है ना उन्होंने अपनी, उससे पहले जाने से पहले जिन केसेस की शॉर्ट जजमेंट दे चुके हैं, उन्हीं केसेस की जो डिटेल जजमेंट है वो तो चीफ जस्टिस को देनी है ना। और चीफ जस्टिस की और यूट्यूबर्स की गुफ्तगू को याद करे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके क्या ख्यालात है और वो क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर तो कोई सीक्रेट नहीं रहेगी।
जो मुबैना गुफ्तगू, मुबैना मुलाकात, जिसमें कम से कम ये चीज क्या हुई है, कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर अब वो लग भी गया है। रजिस्ट्रार ने तो नहीं अपना कहा, किसी ने कहा तो नहीं है ना कोई मीटिंग नहीं हुई और ये बातें नहीं हुई है, ना रजिस्ट्रार ने कहा ना चीफ जस्टिस ने कहा, तो मैं मुबैना तो नहीं, अब तो है, बात हुई है। ठीक, और नवाज शरीफ के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? मैं ये समझता हूं कि जब तक मियां साहब वापस आके जेल में नहीं रहेंगे और कई महीने, तब तक उनकी पार्टी में दम नहीं आएगा। और मैं ये समझता हूं कि मियां साहब वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून जो है अगले 5 साल वो इक़्तिदार के शक्ल भी नहीं देख सकती। और मियां साहब मुझे बाय द वे मुझे वज़ीर आज़म नजर नहीं आ रहे। अगर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आना है तो शहबाज साहब तो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, मुझे बहुत जल्दी मियां नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे। ये बहुत सी रीडिंग है, और ये आप तो खैर इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद आपको तशरीफ़ लाना भी, आप लाते भी रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नवाज शरीफ शायद चौथी बार वज़ीर आज़म ना बन सके। मंसूर अली खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। नवाज शरीफ वाले टॉपिक को हम जरा आगे चल के मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो आखिरी महीने की कारकर्दगी है, क्या इन तेज़ियों, इन फुर्तियों की बुनियाद पर मंसूर अली खान साहब शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अपनी परफॉर्मेंस 1.25 साल की और मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस पे कौम को एतमाद में ले सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में गरीदा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। असल कहानी सिर्फ ये है कि इन्होंने कन्विंस करना है पाकिस्तानी अवाम को कि आज जो माशी सूरत हाल खराब है इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या मतलब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब ये इनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से आज माशी सूरत हाल ये है, मेरी हुकूमत बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही थी, इन लोगों ने एक साजिश की और साजिश की वजह से जो है वो मेरा तख्ता उल्टा दिया और उसके बाद देखें पाकिस्तान पे क्या हाल हो गया। इन्होंने बेसिकली इस आइडिया को है और उसमें से एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ है ये खान साहब की अपनी वजह से हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब के खिताबात हो नहीं सकते, शहबाज शरीफ साहब अकेले ही ये सारी चीजें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्या वो अवाम को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि खान साहब नंबर्स के साथ बात करते हैं कि जनाब मेरे पास 6% की ग्रोथ थी, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरा रास्ता जो है रोक दिया गया। तो ये मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिश होगी। दूसरी बात, क्या अभी तक की सूरत हाल के हवाले से, हाँ मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो IMF के साथ आज आपने बैठ के डील की है, ये सारा कुछ 7 महीने पहले भी इसहाक डार साहब कर सकते थे। मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि आपने कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रोक ली कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, उस पर खड़े रहे और अल्टीमेटली फिर IMF ने आपके सामने जो है वो घुटने टेक दिए। घुटने तो आपने टेके हैं, सिर्फ फर्क ये है कि आपने पहले इस वजह से नहीं माना क्योंकि आपको डर था कि हम ये सारा दबाव बर्दाश्त किस तरह करेंगे। किस्मत ये थी नून लीग की कि 9 मई का वाकया हो गया। 9 मई के बाद जो है ना शेर जो है आंखें खोलता हुआ दोबारा जाग गया कि अच्छा लो जनाब अब हमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिली है, अब हम जो है ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी वजह है जिसकी वजह से अब जाके IMF के साथ आपकी डील जो है वो कंप्लीट होती है। दूसरी बात ये है कि क्या नून लीग दोबारा हुकूमत में आती है नहीं आती, मेरा ख्याल में दैट ऑल डिपेंड्स कि नून लीग अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट एक्चुअली बनाती किसे है। मैं एग्री करता हूँ कि अगर तो नवाज शरीफ साहब को बनाने की कोशिश की गई या उसे पुश किया गया कि जी हाँ जी हम इन्हीं को बनाएंगे, तो फिर मुझे मुश्किल लगता है कि ये चीज नून लीग के फेवर में जाएगी। लेकिन अगर तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ये लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी वही रहेंगे, तो फिर शायद नून लीग के लिए फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है। लेकिन आई हैव टू से दिस कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक अगला इलेक्शन मुझे फिर भी स्क्रिप्टेड ही लग रहा है, या और स्क्रिप्ट जो है वो। अच्छा, मंसूर खान साहब का स्काइप बार बार डाउन हो रहा है। मंसूर साहब को आप टेलीफोन लाइन पे ले लीजिए ताकि उनका जवाब हम मुकम्मल ले लें। लेकिन इन द मीन टाइम इरशाद साहब आप किस तरह देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये आखिरी चंद दिनों की, आखिरी 1 महीने की परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को, इसकी बुनियाद पे कौम को एतमाद में ले सकते हैं, कौम को एतबार में ले सकते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कोशिश की लेकिन क्या किया जाए, हालात इतने ख़राब पीछे से चले आ रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ये कैपिटलाइज हो सकेगा इलेक्शन के लिए, वोट हासिल करने के लिए? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में कभी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ना इक़्तिदार मिलता है और नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ना इक़्तिदार ख़त्म होता है। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहां इलेक्शन का इनेकाद से पहले ही ये तय कर दिया जाता है कि कौन शख्स जो है इक़्तिदार संभालेगा, कौन सी पार्टी संभालेगी, खा अवाम चाहें ना चाहें, वोट दें ना दें। 2008 की मिसाल हमारे सामने है।
कि 2008 में कम से कम पंजाब की हद तक परवेज़ इलाही साहब की जो परफॉर्मेंस थी, परवेज़ इलाही साहब ने जो 5 साल काम किया था, सबको इल्म था कि परवेज़ इलाही साहब अगली दफ़ा अगर वज़ीर आज़म ना भी बने तो वज़ीर आला हैं। लेकिन फैसले हो गए, एनआरओ हुआ, एनआरओ के तहत ये तय हुआ कि एक बारी पहली बारी पीपल्स पार्टी की, अगली मुस्लिम लीग की है, उसके मुताबिक 8 के इलेक्शन भी हो गए, 12 के भी हो गए। 2018 के इलेक्शन से पहले सबको नज़र आ रहा था कि अब मुस्लिम लीग का भी कोई चांस नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी कोई चांस नहीं है और तहरीक इंसाफ को मौका दिया जा रहा है, वो दिया गया। और पंजाब में हुकूमत जिस तरह बुज़दार साहब की बनी वो भी आपके सामने है कि अक्सरियत तो पीटीआई को यहाँ हासिल नहीं हुई थी, लेकिन हुकूमत उनकी बन गई। तो अब भी जो हो रहा है, ख़ास शहबाज शरीफ साहब एक भी तख्ती ना लगाएं अपने मंसूबे पर, एक भी इफ्तिताह ना करें। अगर तो ये तय हो गया कि शहबाज शरीफ साहब को मौका मिलना है तो फिर ज़रदारी साहब भी मुँह देखते रह जाएंगे और फजलुर रहमान साहब की जो इस वक्त भाग दौड़ है या सरगर्मी है वो भी किसी काम की नहीं आएगी। और पीटीआई के बारे में जो समझा जाता है, कहा जाता है कि अभी उसका वोट बैंक इंटैक्ट है, वो धरे का धर रह जाएगा। एक तो इस पहलू को अच्छा, ये तय कहाँ पे होना है या ये तय कहाँ पे हो चुका है या कहाँ पे होना है? जहाँ 2008 में आपको हमें जब पता चला था तो कहाँ से पता चला था? 13 में नवाज शरीफ साहब जिस तरह से आए थे वो कहाँ हुआ था? इस पर तो मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है और इनको भी पता है। अब सिर्फ मसला ये है पीटीएम के अंदर कि पहला जो स्क्रिप्ट था या पहले जो मामलात पिछले साल जो नज़र आते थे वो ये था कि ये बारी बिलावल साहब को मिलेगी, लेकिन सूरत हाल बदल गई है। अगर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब कंपेन करते हैं, तो फिर बिलावल साहब एड़ी चोटी का जोर लगा लें, बिलावल साहब जरदारी साहब जहाँ से सिफारिश डलवा लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो किसी सूरत में भी ना अपने भाई साहब को आगे आने देंगे और ना बिलावल को आगे आने देंगे। लेकिन अगर बिलावल को लाना है तब भी नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं दिया जाएगा, और अगर शहबाज शरीफ साहब को लाना है तब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के रास्ते की रुकावटें दूर नहीं होंगी। तो इस बार आपको क्या लगता है, इस बार आपको क्या लगता है किसकी बारी है इस बार? देखें, बज़ाहिर तो इस वक्त फेवरेट कैंडिडेट जो हैं मेरा ख्याल है वो शहबाज शरीफ साहब होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, लेकिन उनकी लॉयल्टी जो है और उनके जो अमलियत पसंदी है एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन के तौर पर, वो जिस लॉयल्टी टू हु, लॉयल्टी टू हु, लॉयल्टी किसके लिए? इस मुल्क के साथ, अच्छा, इस वतन के साथ हुब्बुल वतनी इस वक्त सबसे बड़ा पैमाना है ना, वफादारी है सबसे बड़ा पैमाना। तो उस पे शहबाज शरीफ साहब जो है नहीं, तो क्या ये वफादारी किसी और पीएम के कैंडिडेट के लिए नहीं है, नहीं नजर आती? क्या ये बिलावल भुट्टो में ये लॉयल्टी नजर नहीं आती, या कहीं आपका इशारा लॉयल्टी टू उस सतह की नहीं है? शहबाज शरीफ साहब की जो खूबियां हैं, शहबाज शरीफ देखें, शहबाज शरीफ साहब वो खुशकिस्मत आदमी हैं कि जब तख्ता उलट दिया था परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग की हुकूमत का, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अटक किले में थे, उस वक्त भी मुशर्रफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब गुन गाते थे जनाब शहबाज शरीफ साहब की, और वो कहते थे कि अगर शहबाज शरीफ साहब होते इक़्तिदार में तो ये नौबत नहीं आनी थी। जब गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी थी तो उस वक्त भी वो शहबाज शरीफ साहब के गुन गाते थे। और मैं आपको बताऊं कि 2018 में अगर इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बात मान लेते कि मैं पीछे हट जाता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को आगे कर देता हूँ, तो मेरी जो मालूमात है वो ये है कि उस वक्त भी 18 में भी ये वज़ीर आज़म बन सकते थे। लेकिन वो जो नवाज शरीफ साहब की ज़िद थी, नवाज शरीफ साहब किसी सूरत भी छोड़ना नहीं चाहते थे पार्टी की सरबराही, और शहबाज शरीफ साहब को नहीं देना चाहते, उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब रह गए। तो मेरा तो ख्याल है, अच्छा, यानी कि आप लॉयल्टी टू द स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, टू द स्टेट, ठीक है, वतनी की मैं बात की है मैंने। हाँ, लॉयल्टी टू द स्टेट, ठीक चलें, अब क्लैरिटी हो गई कि आप लॉयल्टी टू द स्टेट की बात कर रहे हैं। यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ PMLN, शहबाज शरीफ के हवाले से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं कि नहीं, मरियम नवाज साहिबा का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इन्हीं सवालात पे कुछ मज़ीद एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुबशिर लुकमान साहब, क्या आप एग्री करेंगे इरशाद अली साहब के इस तज्जिए से? और क्या अब नाउ कमिंग टू नवाज शरीफ वाला टॉपिक, आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आ सकेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकेंगे, नाअहली इतनी जल्दी ख़त्म हो सकेगी? बिकॉज वक्त बहुत कम रह गया है, अक्टूबर नवंबर इलेक्शन का जो है वो मंथ है। या शहबाज शरीफ काबिल कबूल हो सकते हैं अवाम को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, या पीपल्स पार्टी जो दावा कर रही है कि बिलावल भुट्टो होंगे नए वज़ीर आज़म, तो पीपल्स पार्टी के पास फिर नंबर्स कहाँ से आएंगे? मुबशिर लुकमान साहब, देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, इरशाद साहब ने बड़ी सही बात की है कि शहबाज शरीफ इस वक्त फेवरेट कैंडिडेट है अगले वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो फोर्सेस ऑफ पावर है वो बिलावल भुट्टो के हक में है। मैं आपको बताता हूँ कि 5 ग्रुप्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और कलीदी रोल होगा उनका, जिसमें एक तो MQM है, दूसरा ये IPP जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक परवेज खटक साहब है। लेकिन IPP कितनी सीटें निकाल लेगी? 10 से 12 पंजाब में मैक्सिमम? 12 सीटें जो है वो पावर टिल्टिंग तो है ना। MQM कितनी सीटों के साथ पावर शेयर करती रही है नेशनल असेंबली की, और अपना काफ लीग ने कितनी सीट का पावर शेयरिंग की थी। तो 10 सीटों की बड़ी वैल्यू होती है, और 10 सीटों के ऊपर आपको 5 रिजर्व सीटें भी मिल जाती हैं, तो 15 हो जाती हैं 10 सीटें ऑटोमेटिकली। उसके बाद परवेज खटक और उनका 30 से 35 लोगों का जो ग्रुप है वो भी आप देख लेंगे, मौलाना फजल रहमान को देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बाप पार्टी। ये सारे जो हैं ये ज़हनी तौर पे या आप समझे कि फिक्री तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीब है बनिस्बत PMLN के। PMLN को सबसे बड़ा जो काम है ना वो ये है कि वो अपने वोटर्स को जिंदा कर ले। उनका वोट बैंक बहुत है, किसी से कम नहीं है, लेकिन अगर उनका वोटर उनसे नाराज होकर बैठा है, और आपको शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटी नजर आ रही है इस्लामाबाद में, उनकी आपको स्पीचेस भी नजर आ रही हैं, लेकिन आपको पंजाब के अंदर PMLN कहीं पे हरकत में नजर नहीं आ रही। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि फैमिलीज के अंदर डिवाइड जो है वो इतनी विजिबल है कि PMLN का जो वर्कर है वो डिसग्रंटल्ड होके घर बैठ गया, तो ये भी गलत नहीं होगा। ऐसे में मियां नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान नहीं आते, वो एक्स्ट्रा बूस्ट, एनर्जी बूस्ट उस पार्टी को नहीं मिलेगा जिसकी उसको जरूरत है। लेकिन आपने इससे पहले कहा, सॉरी टू कट यू देयर, लेकिन इसी डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, आपने इससे पहले कहा कि आपको नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर क्या वापस आके वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे किसी और कैंडिडेट के लिए PMLN के? मुझे नहीं नजर आ रहे ना, अपने आप को तो आ सकते हैं ना, ये तो नहीं है कि तो मेरा तजजिया है, मियां साहब का तजजिया तो इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं ना, तो वो तो अपने तजजिए से और अपनी सोच के मुताबिक आएंगे। लेकिन अब देखिए, उनकी जो लाइफ में इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है ना, वो अपने आप को चौथी बारी वज़ीर आज़म बनाने का इतना नहीं आ रहा जितना अपनी बेटी के लिए रास्ता हमवार करना नजर आ रहा है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि दुबई की जो मीटिंग्स फ्लॉप हुई है टोटल पीपल्स पार्टी और PMLN की, वो मरियम बीबी की वजह से हुई है, उनके सवाल जवाब और उनके जुमलों की वजह से हुई है, और वहां पे एक भी चीज डिसाइड नहीं हो सकी। ये सियासतदानों का कितना बड़ा बहरान है कि 2 जमातें, सीनियर जमातें, उनकी सीनियर क़यादत जो है, सीनियर तरीन क़यादत कई दिन एक दूसरे के साथ लगाए और 9 में से एक बात पे भी एग्री करके ना उठ सके, तब आप इसे सोच सकती है कि वो मीटिंग जो है वो किस हाल में हुई होगी। इसलिए जो मेरा आपका इरशाद साहब का, मंसूर भाई का जो तज्जिया है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हकीकत है वो अपनी जगह पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह आज ओन चौधरी ने और लंगड़ियाल साहब ने छोड़ी है ना हुकूमत, पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत जाने से कम 2-3 दिन पहले हुकूमत छोड़ेगी और विद बैन छोड़ेगी, और उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने इनके खिलाफ इलेक्शन में कामयाबी ले ली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से 2-3 दिन पहले आपको नजर आ रहा है या आपका तज्जिया है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी, यानी कि हुकूमत का धरन तख्ता हो जाएगा। तो ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी फिर मुस्लिम लीग नून के लिए। PDM प्लस इलेक्शन में उसी तरह जाना है ना, उन्होंने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना ना गरीबा। उन्होंने एक टिकट पे तो नहीं इलेक्शन लड़ना। लेकिन अभी रीजन अभी लॉजिक, अभी को पॉलिटिकल रीजन क्या नजर आती है कि 2 दिन पहले रीजन 10,000 होते हैं, उस वक्त सामने आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। और आप समझते हैं कि इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है इंतहाई गैर फितरी इत्तेहाद है, राइट और लेफ्ट का इत्तेहाद है। यानी मेरा और इरशाद साहब का तो इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन यानी हम दोनों का बिल्कुल एक लेफ्ट विंग वाले के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम 10 बातों पे एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं उससे हम एक रहेंगे, क्योंकि हम एक विंग के हैं। ये एक विंग के नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा और कौन गलत है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों में तजाद है, एक दूसरे में, दोनों की सिफात में तजाद है। मंसूर खान साहब, अगले वज़ीर आज़म के लिए किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, अगर ये दोनों की नाअहली खत्म हो जाती है, या शहबाज शरीफ मोस्ट फेवरेट, या बिलावल भुट्टो डार्क हॉर्स? देखिए, मैं सबसे पहले बड़े एहतराम के साथ मैं मुबशिर साहब की बात से थोड़ा सा जरा डिसएग्री करना चाहूंगा यहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो वो बात कह रहे थे। सबसे पहले तो बात ये जो ऑन चौधरी की और नौमान लंगड़ियार की थी, ये ईद से पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी। फिरदौस आशिक अवान ने एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ईद के फौरन बाद जो है ये इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने नहीं दिया, उस वक्त नहीं दिया, अब जाके उन्होंने दिया। मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब भी इलेक्शन होने लगते हैं तो उससे पहले जारी बात है अपनी अपनी सफबंदी की जाती है, ताकि आप कल को जब वोटर के पास जाएं तो आप उसको बैठ के एक नया सौदा बेच सकें। मैं बिल्कुल कंफर्म आपसे कह सकता हूं कि आईपीपी के पूरी तरह नून लीग के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं जानता हूं पसे पर्दा ये लोग आपस में राब्ते में हैं, बल्कि नून लीग का वक्त जो है वो तो आज जहांगीर तरीन साहब के पास जो है उनके भाई की वफात के ऊपर अफसोस करने भी गया था। और दूसरी बात यह कि इनके लोग जो है वो नून लीग के टिकट्स के ऊपर इलेक्शंस भी लड़ चुके हुए, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये आईपीपी जो है वो बी टीम के तौर पे खेल रही है। दूसरी बात ये, अलीम खान साहब जो है वो पिछले 1 साल में कोई 4 मरतबा जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर चुके हैं, और मैं अभी भी जानता हूँ बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट के अंदर है नून लीग के साथ। तो ये तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए कि वो कोई बैठ कोई आपका कोई ऐसा कोई इख्तलाफ है। दूसरी बात ये कि ये एक नॉर्मल रूटीन है, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका कार है कि जनाब देखें हमने छोड़ दिया, हमारा आपस में बड़ा इख्तलाफ था, कोई इख्तलाफ तो सलूक नहीं था। दुबई की मीटिंग्स के बाद जो है वो शहरी जमात ने इकट्ठे किए, जब उन्होंने इजराइल वाले मामले पर जो है साहब को बुरा भला कहा, दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। तो ये, और अभी भी कैबिनेट मीटिंग में भी सारे इकट्ठे होते हैं, तो ये हाँ बाद में जाके तकरीरों की हद तक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर ले, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन कोई ऐसे कोई बड़े इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुबई में मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ चीजें तय हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें तय नहीं हुई, तय हुई हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वक्त के लिए छोड़ दी गई हैं कि ये वक्त आने के ऊपर फैसला करेंगे कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरह आपका सवाल था कि अगला ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि कल को अभी नंबर गेम नहीं पता कि कौन कितनी नंबर गेम निकाल सकेगा। अभी तक नून लीग को खुद इस बात का आइडिया नहीं है कि अगली दफा पंजाब में वो कितने नंबर निकाल सकेंगे। अगर तो ज्यादा नंबर निकाल गए तो फिर शायद हो सकता है कि उनको ज्यादा अपनी तरफ से बार्गेन करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ज्यादा नंबर ना निकाल सके तो फिर हर सूरत उनको बार्गेन करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो रेस अभी तक फिलहाल जो चल रही है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्क्रिप्टेड इलेक्शंस की जो रेस चल रही है उसमें अभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिलहाल फेवरेट नजर आते हैं। और इस स्क्रिप्ट का हिस्सा ये है कि खान साहब जो है वो रास्ते से हट जाए। अगर तो ये वो नहीं हटते और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो उल्टा भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिएगा। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू दिस डिबेट फ्रॉम हियर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होने चाहिए, तो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट और आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक, माजरत के साथ इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, जिस स्क्रिप्ट के बारे में आपको एक गुमान है या आपका एक एनालिसिस या आपको लगता है कि उस स्क्रिप्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना इस मुल्क का बुनियादी हक है, आइन का हिस्सा है, तो फिर ये उल्टा कैसे पड़ सकता है? मतलब उल्टा क्या काम हो सकता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपने फरमाया होने चाहिए, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होते हैं? नहीं होते। हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब खुद ये बात कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, और ना हुए हैं, ना 2018 में हुए, ना 2013 के अंदर, जो एक खुद साबिक वजीर। तो मैं अभी भी नहीं समझता, जो आजकल की सूरत हाल नजर आ रही है, कि अगला इलेक्शन भी जो है वो फ्री एंड फेयर होगा, फोन कॉल्स के जरिए होगा, लोगों को कन्विंस किया जाएगा इस पार्टी से उठ के उस पार्टी के अंदर चले जाए,
और अगर इस बुनियाद के ऊपर अगले इलेक्शन हो गए तो सारी बात है, मैं कुछ भी हो जाए मैं उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं कह सकता। और अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो फिर तो स्क्रिप्ट के मुताबिक तो शहबाज शरीफ साहब ही फिलहाल फेवरेट नजर आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज आ गया, कोई और फंडामेंटल चेंजेस आ जाते हैं, एक फंडामेंटल चेंज फॉर एग्जांपल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत थी, अगर खुदा न खास वो शहादत ना होती तो 2008 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो रिजल्ट ना मिलता जो मिल गया। सो बहुत से फंडामेंटल चेंजेस हो सकते हैं, मैं नहीं जानता क्या होता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर, बट एनीथिंग कुड हैपन। ठीक, तो आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी जितना क्लेम कर रही है कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे, ये सिर्फ अपने वोटर को मुतमईन करने के लिए या वोटर का सेंटिमेंट कैश करवाने के लिए है? अमली तौर पे नंबर्स पीपल्स पार्टी के पास नहीं आ सकते कि पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर आज़म आ सके इस अगले टेन्योर में? मंसूर खान साहब। नहीं देखिए, मेरे लिए वो इतनी हैरानकुन बात नहीं है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि बिलावल भुट्टो हमारे अगले वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। वहां पे अलीम खान ने भी कहा है कि जी जहांगीर तरीन जो है वो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। हर सियासी जमात ये कहती है हमारा लीडर जनाब वो वजीर आजम के लिए जो उम्मीदवार होगा, लेकिन वो आपने फैसला नहीं करना ना, वो तो नंबर गेम पे फैसला करती है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी से आप पूछे वो कहेंगे मौलाना फजल रहमान अगले होंगे। तो ये उसी पैराहे में इस बयान को लेना चाहिए। आई वुड नॉट टेक दैट टू सीरियसली। ठीक है, और आपको लगता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने के लिए कोई सियासी क़ुव्वत इस वक्त मौजूद है, या इस वक्त पंजाब में सूरत हाल नून के लिए इतनी फेवरेबल, बावजूद 1.25 साल की परफॉर्मेंस के फिर भी इतनी फेवरेबल है कि नून लीग अच्छे नंबर्स पंजाब में इकट्ठे कर सकती है, या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई मुकाबला दे सकता है PMLN को? मैं गरीदा, मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर का मैं वासी हूँ, लाहौर में जंपल है मेरी, वहीं की सियासत ज्यादा मैंने बहुत करीब से देखी है। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता था। आज अगर लाहौर के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लाहौर नून लीग के हाथ से निकल जाए। अच्छा, और नून के हाथ से निकल के कहां जाएगा? अभी भी बल्ले के पास, सिंपल एज बल्ले के पास। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसे कैंडिडेट्स अभी भी लाहौर में मौजूद हैं कि जो नून लीग को टफ टाइम दे सकते हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद बशीर, एजाज चौधरी, ये सब के सब आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं लाहौर के अंदर जो कम से कम सेंटिमेंट देख रहा हूँ वो उसके मुताबिक वो किसी को भी अगर वो इस वक्त लाहौर के अंदर कम से कम खड़ा करते हैं, मैं सिर्फ लाहौर की हद तक कह रहा हूँ, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ, मैं रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ। रूरल की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट होती है। लाहौर के अंदर जो है नून लीग को बहुत बुरी शिकस्त हो सकती है। बल्कि खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने खिताब किया, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ जहां से इलेक्शन लड़ेंगे मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा, ये उन्होंने ऐलान किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा अगर लाहौर के अंदर हो। मैं ये समझता हूँ अगर आज वाकई लाहौर के अंदर ऐसा कोई इलेक्शन हो गया कि नवाज शरीफ के और इमरान खान साहब अहल हुए इलेक्शन लड़ने के, तो मेरी नजर में लाहौर इमरान खान को नवाज शरीफ के ऊपर जिता दे। इंटरेस्टिंग एनालिसिस। मुबशिर लुकमान साहब, आप समझते हैं कि पंजाब में इस वक्त कोई पॉलिटिकल फोर्स मौजूद है जो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकती है रियलिस्टिकली स्पीकिंग, या आप समझते हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि नून लीग बावजूद एक बुरी परफॉर्मेंस के पिछले 1.25 साल के अभी भी अच्छे नंबर्स या क्लीन स्वीप पंजाब में ले सकते हैं? पंजाब में नून लीग इस वक्त सर्वाइव कर जाए तो बड़ी हैरानी की बात है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है ऐसी। अच्छा, और मैं पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा। मैंने तो आपको पहले कहा कि बहन भाइयों के झगड़े जो होंगे इनको लेकर बैठे। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो मंसूर कह रहे हैं मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसकी एक वजह यह है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खत्म कर दी नो कॉन्फिडेंस से, उनका नैरेटिव नहीं खत्म कर सके ना, उनके बयानिए में तो कोई कमी नहीं आई। बल्कि ये भी हो सकता है कि लोग डर के खौफ से अपने घरों में बैठ गए हैं, लेकिन यह है कि नफरत तो करते हैं वो। और जो तहरीक इंसाफ की मैं परसेंटेज तो नहीं मैं दे सकता, बट एक बहुत बड़ी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जिनको तहरीक इंसाफ से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन TDN की हुक्मरान जमातें जब उनसे वो नफरत करते हैं। और इसलिए जो मंसूर ने बात की वो बड़ी स्ट्रांग है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में अगर इलेक्शन हो गया तो नवाज शरीफ साहब को सुबकी हो जाएगी लाहौर के अंदर तो कम से कम। आप भी ये समझते हैं? मैं भी ये समझता हूँ। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा, लेकिन इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी और क्या इमरान खान नाअहल नहीं होंगे? गरीदा लियारी से बिलावल भुट्टो हारा था,
जी। जहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था मेरा कुत्ता भी मैं खड़ा करूंगा तो जीत जाएगा। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स कीप ऑन चेंजिंग। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस पे प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाना शुरू हो जाएगा, तो यही डिबेट रहेगी। और फॉर्चुनेट कहा जाए, अनफॉर्चुनेट कहा जाए, जो भी कहा जाए, पंजाब में जो नंबर्स लेगा वही वज़ीर आज़म की सीट तक पहुंचने के काबिल हो सकेगा। अब असल गेम पंजाब में होनी है, किस तरह से होनी है, खासतौर पे PMLN कहाँ पे स्टैंड करेगी, PTI का मुस्तकबिल वहाँ पे क्या होगा, पीपल्स पार्टी कहाँ पर देख रही है, साउथ पंजाब क्या रोल इसमें प्ले कर सकता है, और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, IPP है या दीगर जो खासतौर पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका बड़ा अहम किरदार होगा पंजाब की सियासत में। नंबर्स लेने के हवाले से वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जा सकेंगे किसी भी वजूहात के साथ, अगर वो आज़ाद खड़े हो जाते हैं, फिर वो अपना पलड़ा कहाँ पर डालेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन अपकमिंग इलेक्शंस में बनने के लिए जारी है, और इसके हवाले से ज़ाहिर हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।